नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन पे बार बार चर्चा होती है, डिबेट होती है, विमर्श होता है, लेकिन वो विषय बरकरार रहते हैं क्योंकि घूम फिर कर सुई का कांटा वहीं पहुंचता है। जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं कांग्रेसी गुटबाजी पर, अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और कई बार हम चर्चा करते हैं उचाना पर, कई बार हम चर्चा करते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह पर। एक बार फिर से वही विषय सामने है क्योंकि वही उचाना है, वही चौधरी बीरेंद्र सिंह है, वही उनका दावा है कि दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत कुछ उसमें ऐड भी किया है। उनका कहना है कि उचाना को भ्रम में रखा गया, उचाना की जनता को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। आपको सब कुछ बताएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। सभी सियासी दल और नेता शतरंज की बिसात बिछाने में लगे हैं। प्रदेश में राजनीतिक शहमात का खेल पूरे जोर शोर से खेला जा रहा है। प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों के लिए चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। पर इस बार विधानसभा में उचाना सीट के लिए बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह, इनेलो नेता अभय चौटाला और जेजेपी नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में जुबानी जंग अपने चरम पर है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान देते हुए अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को खुली चुनौती दी। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभय चौटाला कहते हैं उचाना से इलेक्शन लड़ूंगा, दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं कि वो लड़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। 90 हल्के हैं, ये पाया उचाना कि अभय चौटाला भी क्या खड़ा करेंगे और दुष्यंत चौटाला तो जो मैं लड़ूंगा और मैंने को भाई तू लड़ लेगा, हम मान जाएंगे तो झूठ नहीं बोलता, लड़े जो बढ़ाया था वो ऐसा खोपर है और फड़िया नहीं फोड़ता अपने। हाँ, मेरा जो संख्या दिखे 48-46 हजार वोट से जीता है, कम से कम कुछ तो ऐसा कर दिया जो लोगों ने भाई हमने दिलाया था और मोटे मोटे काम हमारे कर गया। ये क्या है? आज उल्टा अच्छा लगने लगा, वो भी फिर आपके साथ वही करेगा जो अब ये 5 साल करेगा। किस राजनीति में घूमते हुआ? हाँ, पर हड़ताल नहीं होता, बीरेंद्र से नहीं होता, फिर उल्टा आपका नुकसान नहीं करता। फिर तो थोड़ी थोड़ी दवाई देता रहता था कि मारे तो नहीं लेकिन जीते नहीं। उजाड़ने के नाम से इस देश में, इस प्रदेश में ये दिखा दिया कि राजनीति ईमानदारी से कोई करेगा तो उजाड़ा। हालांकि उचाना सीट को लेकर दुष्यंत चौटाला भी कई बार अपने बयान में कह चुके हैं कि वो उचाना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह के बयान से ये बात तो तय मानी जा रही है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबकी नजर हॉट सीट उचाना पर रहने वाली है। देखना यह कि उचाना सीट के लिए सियासी दल कौन कौन से दांव खेलते हैं और इस शहमात के खेल में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बालमुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, दीप कमल सहारन जेजेपी का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डू है इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल, मैं तो बहुत छोटा सा ही सवाल पूछूंगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह चाहते क्या है? मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के संस्कार रहे कि जिस प्रकार के भी तरीके से हम अगर भारत के उत्कर्ष में अगर कोई हमारा हिस्सेदारी हो सकती है तो हम तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम इन संस्कारों से बंधे हुए हैं। तन समर्पित, मन समर्पित त्याग की भाषा है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह, कहीं से त्याग की भाषा अगर आपको दिख रही है तो मुझे समझा दें एक बार। देखिए, हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं अपने तरीके से किस प्रकार से योगदान देकर अपने जनमानस को, अपने साथ लगते क्षेत्र को या जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं उस क्षेत्र में अपने तरीके से कैसे बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं
अधिक से अधिक योगदान उस दृष्टि से दूं। तो इसमें स्वाभाविक तौर पर जो प्रतिस्पर्धा जिसको हम देखते हैं, जिसमें हम विवाद खोजने की कोशिश करते हैं, ये विवाद ना होकर असल में अब इतना अन्याय मत करिए कि ऐसा कहकर कि हम विवाद खोज रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी 14 में, तो पहली बार प्रेमलता जी वहां पर विधायक थी जी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अगले पिछले सभी बैकलॉग दूर कर दिए गए। बहुत अद्वितीय काम 14 से 19 तक हुआ था। ठीक है, जनता ने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं, भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर आई उसके अगले चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी निरंतर हमने काम की गति को कम नहीं होने दिया है। हमने देखा है कि किस प्रकार से दुष्यंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसी सीट पर। उससे पहले प्रेमलता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। तो जब ये चुनाव की स्थिति में बैठेंगी, दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, अगर इस प्रकार का हमारा कोई वर्केबल अलायंस उस समय होगा और हम इकट्ठे मिलकर हाथ से हाथ पकड़कर चुनाव लड़ रहे होंगे, और उस समय सीट शेयरिंग की बात कहीं पर आएगी और कहीं ना कहीं उच्चाना की भी मेरिट्स पर बात करेंगे, तो उस समय देखेंगे कि इस प्रकार कहा जाता है। लेकिन अभी तो केवल दावेदारी को लेकर है, अभी तो केवल ये बात कहने को लेकर है जिस प्रकार से सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। हर खिलाड़ी भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी दावेदारी प्रस्तुत होती है। ठीक है। दीप कमल सहारण, ये एक सामान्य दावेदारी का ही मसला है और 90 सीटों में बार बार एक उचाना, मतलब ऐसा क्या है उचाना में कि घूम फिरकर सारी बात उचाना पे आ जाती है? देखिए, जैसा विदु रावल जी कविता बता रहे थे, वो तो उचाना के संदर्भ में और वीरेंद्र सिंह जी के संदर्भ में ऐसी दिखती है कि 5-6 बार विधायक बना दिया, बेटे को अब सांसद भी बना दिया, उचाना की धरती मुझे कुछ और भी दे। वीरेंद्र सिंह जी उचाना से बाहर नहीं देखते हैं और खबरों में आने के लिए उनको दुष्यंत चौटाला का जिक्र करना ही पड़ता है, उसके बगैर उनकी खबर नहीं बनती है। पिछले 6 महीने में अगर वीरेंद्र सिंह जी के 100 खबरें बनी है तो उनमें से 9 खबरें दुष्यंत चौटाला के बारे में कोई टिप्पणी करके ही बनी है, उसके बगैर कोई उनका आज के टाइम में रेलिवेंस नहीं बचा है। दूसरी बात देखिए, आप ही की खबर में मैं सुन रहा था कि एक सांस में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते हैं, दूसरे सांस में वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिर मैं आज के अखबार में पढ़ता हूं कि 2 अक्टूबर को जींद में जो वो कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें किसी पार्टी का बिना झंडे और डंडे के, हाँ, बिना किसी झंडे डंडे के एक राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई कार्यक्रम करता है अपने समर्थकों के साथ तो उसका मतलब क्या होता है वो आप देखिए। उसके साथ ही हम ये सुनते हैं कि 25 सितंबर को इनेलो का जो कार्यक्रम है कैथल में, उसमें भी वीरेंद्र सिंह जाएंगे। अब ये तो ऑक्टोपस के 8 हाथ हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कहां जा रहा है। एक तरफ कभी कांग्रेस की तरफ बात करते हैं, कभी बीजेपी की तरफ, कभी इनेलो के कार्यक्रम में जाएंगे और सारी बातों को लेकर निशाना। ये समावेशी राजनीति हो गई ना दीप कमल? हाँ, ये इतना समाजवाद मेरे ख्याल से उचाना में ही है, हरियाणा में बाकी सब जगह तो कहीं नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी का देखिए, मैं बहुत मान सम्मान करता रहा हूं और उनका परिवार अच्छा एक राजनीतिक परिवार रहा है, चौधरी छोटू राम के नाते हैं, उस हिसाब से उनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने भी कम नहीं रखा है। मैं एक छोटा सा संदर्भ बताता हूँ। 2019 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे, उनके बेटे हिसार से सांसद थे और प्रेमलता जी हरियाणा विधानसभा की सदस्य थी, विधायक थी। वीरेंद्र सिंह जी के परिवार के तीनों सदस्य राजनीति में, तीनों को अच्छे पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया, 6 महीने रहे। लेकिन 6 महीने में ऐसा क्या घमंड आया, ऐसा क्या काम किया कि विधानसभा चुनाव में 50,000 वोटों से हार गए। ये सारी बातें मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति जो राजनीति के शीर्ष पर चला जाता है उसको वो मेंटेन करना भी आना चाहिए, वो गरिमा, वो अपना स्तर, वो अपना जो मान सम्मान है, मेरे जैसे लोगों में, जो युवा लोगों में उनका मान सम्मान होता है, वो रखना भी चाहिए। ये छटपटाहट नहीं दिखानी चाहिए कि कहें कि इनकी प्रेमलता जी कहें कि ये तो दुष्यंत नहीं, ये तो कोई दुष्ट है, लोग कहने लगे कि किस दुष्ट को वोट दे दिए या कौन सी और भाषा बोलते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। अच्छा परिवार है, शिक्षित लोगों का परिवार है और उनको आगे के जो राजनेता हैं, युवा जो राजनेता है, बल्कि मैं तो कुछ ऐसे आदर्श इनको रखने चाहिए कि दुष्यंत चौटाला जी भी इनसे कोई बातें सीखें और लोग भी सीखें। लेकिन ये तो मजबूर कर रहे हैं सबको, और सिर्फ हम जैसे लोगों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो इनसे अपना दामन छुड़ाएं, इनसे अपना नाता अलग करें। क्योंकि ये कहीं से भी जस्टिफाई बात नहीं है कि आप 50,000 वोटों से हार कर और फिर माहौल बनाते फिरे कि आज के विधायक काम नहीं कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, पूरे हरियाणा के 6 महत्वपूर्ण विभाग चलाकर अपने मेहमानों के पास जाऊं,
ये ठीक है, आप ये बताते हैं कि 50,000 वोट से हारे, लेकिन ये बात भी तो है ना कि एक चुनाव वो जीते एक चुनाव वो हारे, तो मामला एक तरह से बराबरी का है। नहीं, अब फिर तो 20 साल 30 साल पीछे, कितना पीछे जाएंगे हम? आज 14 और 19 की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर कितना पीछे, और उससे पीछे भी जाएंगे। फिर वीरेंद्र सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में 2005 से 2009, वित्त मंत्री होते हुए क्यों हारे उचाना से, ओम प्रकाश चौटाला जी से? ये तो अलग अलग चीजें हैं, ये तो अलग अलग दौर चलते हैं, लेकिन इतना तो गणित मेरे ख्याल से हर पार्टी जानती है कि 50,000 वोटों से हारे हुए उम्मीदवार को अगली टिकट कौन देना चाहेगा। चलिए, वो ओम प्रकाश चौटाला जी से जहां तक मुझे याद है शायद 500 वोट से हारे थे। मैं आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ। जी, मैं आता हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है, अच्छा ठीक है। बाल मुकुंद जी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम नहीं कराए, और मुझे जहां तक याद है आखिरी बार उचाना में कांग्रेस तभी जीती थी जब चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके टिकट पर लड़े थे। उचाना आपके पास बहुत समय से है नहीं। देखिए वरुण जी, ये 2 विषय हैं अलग अलग। पहला विषय तो है ये जैसे वर्णन करे थे दीप कमल जी, इतना गहरा चिंतन वर्णन करने की बात ही नहीं थी। ये दिखाई देता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पे उम्र का एक तकाजा जो होता है वो हैवी है। वो अनाप शनाप बयान देते ही रहते हैं पिछले 1.5-2 साल से। ये बात भी सत्य है कि उनका जनाधार वहां खत्म हो चुका है, लेकिन जनाधार तो जो श्रीमान जी दूसरे बोल रहे थे, दीप कमल साहन जी, इनका भी खत्म हो चुका है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उन्होंने कोट किया। मैं एक चीज आपको ये कहना चाहता हूँ, बाई चांस की बात है, मैं आज डिबेट में बैठा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो मेरी विधानसभा है, और ये चुनाव हारने की बात की है। उस समय भी मैंने वहां चुनाव लड़ा था, और मैं जिला परिषद मेंबर भी रहा हूं उस क्षेत्र में। हमारे कुछ और भी लोग चाहवान है टिकट के, वीरेंद्र गोगड़िया है, मनोज नचार है, बलराम कटवाल है, दिलबाग संडील है, और मैं भी वहां टिकट का चाहवान। मैं एक मिनट में आपको मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। आज लोगों में मनसा ये है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम इन्होंने कोट किया है। आज मनसा ये, अगर कांग्रेस की टिकट पे, मैं खुद ये आकलन के हिसाब से कहता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, जमानत जब्त होगी दुष्यंत सिंह की भी और वीरेंद्र सिंह की भी। अगर थोड़ा बहुत कोई मुकाबला करेगा तो अभय सिंह का परिवार कर सकता है वहां। आज लोगों की, क्योंकि लोगों को 2 चीज का पता, तीसरी चीज का कुछ पता नहीं है। लोगों को पता यह है कि दुष्यंत को वोट देना तो भी खट्टर को सीएम बनना है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को वोट देना तो भी खट्टर सीएम बनना है। और खट्टर को आज लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं, सीएम साहब को, हरियाणा के मुख्यमंत्री। मुझे बीच में टोकना नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं जमानत जब्त होगी, लेकिन मुझे जहां तक याद है पिछली बार 3% वोट मिला था कांग्रेस के उम्मीदवार को उचाना में, 3%। मैं बताता हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर आपको याद हो, क्योंकि मेरे को जहां तक मेरी जानकारी, आप हरियाणा से संबंध है आपका पुराना जी। ये जो बीजेपी के आज के अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब, इनके तो 2,000 वोट आते थे। बराड़ा साहब कभी 3% ही नहीं आए बीजेपी के। पिछली 2014 से पहले बीजेपी के 1 या 2 विधायक इनके आते ही नहीं थे। 3% का मसला नहीं है। हाँ। मसला क्या है मैं बताता हूँ। नफरत थी या विद्वेष था या उनसे नाराजगी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह से, वो सारा वोट चढ़ गया दुष्यंत सिंह पे, तभी वो 50,000 से आ रहे हैं। वो जब मुकाबला इतना करड़ा हो जाता है, एक आदमी को हराने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो दूसरे वहां गौण हो जाते हैं। इस बार जैसे 5वें नंबर पे तो नहीं जाते। नहीं, मैं जाएंगे, मैं आपको दिखा वरुण जी, मैं आपके सामने बैठे हूं, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, वहां इंडियन नेशनल लोकदल का कांग्रेस का मुकाबला होगा। इंडियन नेशनल लोकदल भी 30-40 हजार पीछे रह जाएगी। इनकी तो जमानत जब्त होंगी। ये जमीन की सतर बता रहा हूं मैं, अगर ये बोखलाते नहीं है, अभी आज में बयान दिया सितंबर का 3रा हफ्ता, और मुझे लगता है ठीक 1 साल बाद हम इस पे ज्यादा बात कर पाएंगे। 1 मिनट आ रहा हूँ, दीप कमल एक मिनट, विजेंद्र जी के पास वो शामिल कर लूं चर्चा में। 15,000 वोट है। हाँ, दीप कमल कुछ विजेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के 15,000 वोट है मुश्किल से, और ये सच्चाई है, आप इसको लिख लीजिए। ये दीप कमल जी। हाँ जी, दीप कमल जी बोलिए। आप इतने समझदार व्यक्ति हो, 50,000 और 1 लाख वोट जहां पर लिए हुए हैं, वहां 2,000 और 4,000 वाले मुकाबला करेंगे। मुकाबला तो कर लेंगे, फिर कि 2 हम लेंगे इस बार, 4 आप लेंगे या कौन लेगा? ठीक है। अरे प्रत्याशी बाल मुकुंद शर्मा होगा दीप कमल जी। चलिए, बाल मुकुंद जी वो भी हाईकमांड तय करेगा ना, आपने खुद ही अपने नाम पे ठप्पा लगा दिया, ऐसे मत करिए। हाईकमांड, इतना हाईकमांड का इकबाल बुलंद रखिए कम से कम। विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, विजेंद्र रेड्डी 5 नाम भी गिनाए हैं। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, भाई ये वो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो अभय चौटाला का नाम भी ले दिया। वो कह रहे हैं अभय तो यहीं से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये उचाना ही में सबका ध्यान क्यों चला गया भाई? देखिए गोयल साहब, उचाना पहले से ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गढ़ रहा है।
यहाँ से उचाना से आप पुराना उचाना का इतिहास उठा करके देख लीजिए। तब से 1977 में ये विधानसभा बनी थी जी, तब से लेकर आज तो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह फैमिली ने चुनाव जीता है या फिर चौटाला फैमिली ने चुनाव जीतने का काम किया है। तो इस वजह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ ये सीएम का क्षेत्र, और रमेश सिंह चौटाला जी भी यही घोषणा की है कि यहाँ से सीएम तेरा भी हो सकता है, क्योंकि उचाना के साथ इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है, पहले से स्थापित है, और हमेशा उचाना हल्के में चौटाला परिवार को स्वीकार किया, मंजूर किया, उनको जिताने का काम किया है। इसलिए वीरेंद्र सिंह को भी इस बात का भय है और बाकी पार्टी को भी इस बात का भय है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीती। 3 बार जीती है इन्हें लोग, 3 बार जीती है ना सर, 77 से अब तक 3 बार जीती है। 4 बार गोयल साहब 4 बार जीती है। मैं बताता हूँ 4 बार कब जीती है। देखिए 1987 में जीती, 2000 में, 2009 में और 2019 में भी इंडियन नेशनल सर, तो 3 बार तो हुआ, आप मुझे ऑन एयर गलत कर रहे हैं, 3 ही बार तो हुआ ये। 2020 में भी इंडियन नेशनल लोकदल, बताइए, मुझे पढ़ना पड़ गया, 3 बार ही तो जीती है। मैं भी पढ़ के ही बैठता हूँ चर्चा में। उनकी आप 19 वाला भी अपने खाते में ले जा रहे हैं, तो फिर कर ही लीजिए ना रिश्ता ठीक। क्यों ले जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ताजी पार्टी अलग हुई थी, और सारी जो हमारे जींद जिले की मैं खास करके बता रहा हूँ, जो इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के साथ लग लिया सारा। फिर आप ये भी कह दीजिए डिप्टी सीएम आपका है, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, वो सारी की सारी वोटें थी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वाली वोट ही जेजेपी को मिली थी, अदरवाइज जेजेपी का अलग से वहां कोई जनाधार नहीं था। आप कह दीजिए डिप्टी सीएम भी आपका है, होकर आज बोल दीजिए। क्या डिप्टी सीएम भी आपका है, आज बोलिए ना। नहीं, डिप्टी सीएम हमारा नहीं रहा, वोटर हमारे थे, डिप्टी सीएम नहीं है हमारा, वोटर हमारे थे जो दुष्यंत के साथ चले गए, दुष्यंत को जिताने का काम किया। अब देखिए ये बात जो बाल मुकुंद शर्मा ने जो कही, मैं बिल्कुल इसकी बात का समर्थन करता हूँ कि जेजेपी आजकल तो बड़ा समर्थन चल रहा है उनकी हर बात का, उसमें दिक्कत ही कहाँ है सर? देखिए मैं ये कहता हूँ गोयल साहब कि जेजेपी को वोट देने का मतलब बीजेपी को ताकत देना। आजकल बाल मुकुंद की कौन सी बात का समर्थन नहीं करते आप लोग? इसका आजकल कांग्रेस की कौन सी बात का समर्थन नहीं करते आप? हर बात का समर्थन करते हैं। अरे सर, समर्थन नहीं, हमने तो सबसे पहले बिल्कुल ये बात कही थी, अगर कांग्रेस चाहे तो हम कांग्रेस के साथ 2024 का चुनाव मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। समर्थन ही नहीं, हमने तो मिलकर लड़ने के लिए तैयार। अभी बड़ा कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं उस पर चर्चा में नहीं जा। बिल्कुल कर रखी है गोयल साहब, प्रोफेसर रावल, ठीक है जी, हाँ जी प्रोफेसर जी, प्रोफेसर रावल बोलेंगे जी, आगे बस आता हूँ, दोबारा आता हूँ। प्रोफेसर रावल साहब, हम ये चाहते हैं कि 2024 में किसी भी प्रकार से ये मौजूदा सरकार स्थापित नहीं होनी चाहिए, प्रदेश को मुक्त करना है बीजेपी की सरकार से, क्योंकि जिस प्रकार से जनता को परेशान और तंग करने का और ऐसी जन विरोधी नीतियां लागू करने का इस सरकार ने काम किया है, तो जनता को इससे पीछा छुटवाना है। ये झूठी घोषणाएं जी होगी सर, बात आ गई ना कंप्लीट, फिर प्रोफेसर विदु रावल बोलेंगे। बस जी बोलिए रावल साहब। इसलिए इनको प्रदेश को बचाने के लिए, इस सरकार को भगाने के लिए हमने ये बात पहले ही, आप मेरी शराफत का बहुत फायदा उठाते हैं। थोड़ा सा 25 तारीख के लिए भी रोक लीजिए, थोड़ा सा 25 तारीख के लिए भी रोक लीजिए। चलिए देखिए, मैं एक बात पहले ही ये रजिस्टर करना चाहता हूँ। 2019 का चुनाव जो था, उससे पहले 2014 का चुनाव हुआ। 2014 का चुनाव जो था, उसके बाद से पूरे देश के अंदर ये जो गढ़ हुआ करते थे ना, वो गढ़ खत्म हो चुके हैं। अब गढ़ जो है, अब जिस प्रकार से व्यक्तियों के गढ़ हुआ करते थे, कोई एक गढ़ हुआ करता था, वो गढ़ समाप्त हो चुके हैं। एक नए प्रकार की राजनीति इस देश ने, की जनता ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद जो है, हम आकर अभी भी 14 से पहले वाले डर्रे, वही थालियां वही बजाते रहे कि किस प्रकार से हमारा ये था वो था। और उसके बाद बड़ी अजीब सी बात करें, देखिए 2019 में इन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार जीता, जबकि मैं आपको वरुण जी एक बात बताना चाहता हूं कि 2019 का जो विधानसभा का विशेष रूप से चुनाव था, उसमें स्पष्ट तौर पर 2 अलग अलग लड़ाइयां चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, और इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ जेजेपी लड़ रही थी, जननायक जनता पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल जो थी 2014 से लेकर 19 तक मुख्य विपक्षी पार्टी थी हरियाणा की। तो 2 लड़ाइयां सीधी सीधी चल रही थी। दोनों लड़ाइयों में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया, और जेजेपी ने इंडियन नेशनल लोकदल को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया।
तो दोनों लड़ाई में दोनों जो जीते हुए लोग थे, दोनों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई। अब जिस व्यक्ति की पार्टी ही इस बात पर बनी हो कि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमें धोखा दे दिया, और वो व्यक्ति पार्टी का सबसे मुख्य चेहरा जो दुष्यंत चौटाला जो है, वो चुनाव ही इस बात पर लड़े हों और पूरी की पूरी उनके चुनाव की भाषण अगर सुने तो उसमें ये तो दीप कमल बताएंगे ना, आप क्यों बता रहे हैं? मुझे मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन बोल रहा है। इसलिए बता रहा हूँ इस संदर्भ में, रेडू जी मैंने तो अपना भी समय आपको दिया, मैं कंफ्यूज हो गया कौन बोल रहा है। मैंने तो हम वैसे भी हम पार्टनर्स हैं, लेकिन मैं जो अगली बात कहना चाह रहा हूँ उसके लिए ये बैकग्राउंड बताना जरूरी था। अगली बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं हम 5 बार जीते हैं, अगर इनकी बात इस तरह मान लें, और कांग्रेस वाला भाई कह रहा है हम 3 बार जीते हैं, कितनी बार भी जीते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं बात कहां से कह रहा हूं कि पार्टियों ने काम किया है। 2014 में हम आए, ये कोई 5 बार जीता हुआ, कोई 3 बार जीता हुआ, कोई 4 बार जीता हुआ, लेकिन आकर उपमंडल का दर्जा आकर उच्चाना को भारतीय जनता पार्टी ने दिया 2014 में। अलेवा को तहसील बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अनाज मंडी 85 एकड़ में हमने बनाई। इनके ये किसान की बात करते रह गए। पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस तक नहीं था वहां पर, हमने आके बनाया। बुढ़न गांव में सेंट्रल स्कूल, सुनिएगा वरुण जी ये सारी बातें, ये सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय आकर हमने बनाया। ये 5-5 बार 3-3 बार जीतकर क्या कर रहे थे ये पार्टियां? ये इस बात का भी तो जवाब दे। उच्चाना में सर 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं था, हमने बनाया आकर। किस प्रकार से बड़ौदा गांव के अंदर रेलवे हॉल्ट हमने आकर दिया। केवल एक जगह रुकती थी रेल पूरे हल्के के अंदर, इतने लंबे हल्के में। 244 किलोमीटर की सड़क 117 करोड़ 60 लाख की लागत से हमने जो है उसकी मरम्मत करवाई, और 154 करोड़ की जो नई सड़कों का निर्माण किया हमने किया। मेरा ये सारी बताने का, ये सारी लिस्ट देने का वरुण जी, आपकी डिबेट के समय आप एक काम कीजिएगा। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बताया। आप एक काम कीजिएगा, जो जितना आपने बताया ना, इसकी क्लिप कटवा के चौधरी वीरेंद्र सिंह को भेज देना। वो हर जगह लिस्ट मांगते हैं कि उच्चाना में हुआ क्या। नहीं, उच्चाना में हमने ये 14 से 19 में उच्चाना में, अच्छा वो 19 के बाद का मांगते हैं, चलिए ठीक है। 19 के बाद अच्छा 19 में सर ये 50,000 से आ रहे हैं, इतना काम कराने के बाद 50,000 से आ रहे हैं। अरे यही तो हरियाणा की राजनीति का मजा है। 50,000 से आ रहे हैं। कांग्रेस के बापू, कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा पिता पुत्र हैं, दोनों हारे थे। कुमारी शैलजा हारी थी, रणदीप सुरजेवाला 2 बार हारे थे, जिनके जो आपके नेता हैं। किस प्रकार से आप बात करते हैं? किरण चौधरी भी, किरण चौधरी की बेटी हारी थी। वो हमसे गोद लिया आपने, जिसका जिक्र करें उसको तो आपने गोद लिया हमारे से, आपने गोद लिया ना। चौधरी वीरेंद्र सिंह को आपने गोद लिया है कांग्रेस से। कितने? अच्छा ठीक है, रुकिए। आप डिबेट में चुनाव मत लड़े, नहीं है डिबेट में चुनाव मत लड़े। आपको मेरी शुभकामनाएं। तो कांग्रेस के बाल मुकुंद जी, कितने नाम गिनवाएंगे आप? साथी हैं आप मेरे, कितने नाम गिनवाएंगे फिर आप? मैं गुड़गांव से शुरू करूंगा तो वहां तक खत्म नहीं होंगे इतने साल तक। वरुण जी उपमंडल बाकी सब आगे भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये बाकी ताकियों को लेकर के इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा रोड़ा, तो ये काम करने की बात कहा, ये कब करे? आप वीरेंद्र सिंह को छोड़ के जाएंगे कन्वर्ट किया फिर 33 केवीए का वहां पर अगर पावर सेंटर बनाया तो हमने उच्चाना खुर्द में कांग्रेस तो नेता पैदा करने की मादा रखती है ना जी। ठीक है, इन्होंने तो सारे हम नेता बनाते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, जी विस्तार से सुना मैंने आपको। ठीक है, रुकिए बाल मुकुंद जी, आ रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए ना, आ रहा हूँ। आपके लिए भी सवाल है मेरे पास, मैं आ रहा हूँ। भाई दीप कमल, ये जो चौथी बार की जीत थी, मतलब जो 2019 की जीत थी, वो इनेलो की चौथी जीत थी भाई, तो वो क्लेम वो कर रहे हैं वो वोट उनको वापस मिलेगा। हाँ देखिए, 1 लाख वोट दुष्यंत चौटाला जी ने 2019 में दिए थे, और इनेलो के मुझे नहीं पता नहीं 1000 थे कि 2000 इतने वोट वहां पर आए थे। लेकिन हाँ, एक बात तो ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता एक बात तो ठीक कहते हैं कि उचाना से अगला जो कैंडिडेट होगा वो सीएम कैंडिडेट उतरेगा। ये तो सही बात है उनकी। दुष्यंत चौटाला जी सीएम कैंडिडेट ही हैं। अब उसके लिए कोई किसी और इस बारे में प्रोफेसर साहब साथ पता कर लेते हैं भाई। बर्खास्त हो जाओगे दीप कमल, आज रात को बर्खास्त कर देंगे, डर के बोलो। सपोर्ट करना है, आज रात को बर्खास्त कर देंगे, मुख्यमंत्री की बात कर लियो। अच्छा ठीक। और बाल मुकुंद जी, मैं कह रहा हूँ बाल मुकुंद जी, आपको कैंडिडेट के तौर पर वहां पर तैयारी शुरू करनी चाहिए। नहीं तो आप जैसे जो आप जिला परिषद में रहे, वहां बाकी लोग हैं, पता नहीं कौन बाहर से आकर कौन कांग्रेस की टिकट लेगा, आपको वहां पर तैयारी शुरू करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और वीरेंद्र सिंह जी, आप तीनों इकट्ठे लड़ लीजिए वहां से अगली बार। दुष्यंत चौटाला जी आपके सामने होंगे, और आज की तारीख नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ, आप वीरेंद्र सिंह जी हो चाहे कोई हो, फिर से वहां से विधायक दुष्यंत चौटाला जी ही बनेंगे।
आप तीनों इकट्ठे हो जाइए बेशक, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, ये भ्रम सिर्फ उचाना से बाहर के लोगों को कहीं है कि वहाँ कोई मुकाबला है या वहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना से बाहर के थोड़ी है दीप कमल। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ बाहर के लोगों में दिखाने को। आप जाकर देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ किस बात की लड़ाई हो रही है। यहाँ तो एक तरफा है काम वैसे ही। 50,000 वोटों से आज इलेक्शन करवा लो, फिर से 50,000 वोटों से जीतेंगे, कोई अंतर ही नहीं है उस बात के अंदर। वहाँ पर मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से है कि दुष्यंत चौटाला जी का टाइम, उनका एंगेजमेंट, उनके थोड़ा दिमाग का जो काम है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जाए और उचाना में उनको ज्यादा उलझाया जाए, ताकि वो जो अलग अलग जगह और घूम रहे हैं पूरे हरियाणा में, राजस्थान में जा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कोई ना कोई कंट्रोल करने की कोशिश है कुछ लोगों के द्वारा, जो नहीं चाहते कि वो इतनी तेजी से आगे बढ़े। आगे तो बढ़ेंगे, थोड़ी सी रफ्तार कम करने की कोशिश है इन लोगों की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये सबके सूट करता है, इनेलो को भी सूट करता है, कांग्रेस को भी सूट करता है, वीरेंद्र सिंह जी को भी सूट करता है, सबको सूट करता है। बीजेपी को सूट करता है नहीं करता? दुष्यंत को बिजी रखो, ये सबको सूट करता है। बीजेपी को करता है? बीजेपी तो नहीं रोक रही हमें, वीरेंद्र सिंह जी कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, है तो नेता बीजेपी के ही ना। दुष्यंत जी को एंगेज रखो कहीं ना कहीं। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने ये कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो इनको छोड़ के जाएंगे। भाई इनको छोड़ के जाएंगे तो कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस में आएंगे तो आप अपनी दावेदारी आप खतरे में डाल रहे हैं, फिर कहाँ लड़ लेंगे आप? नहीं सर, हम तो ऐसी बातें ना बोलिए आप। आज ही मैं बताऊंगा ना जी। आपने वो आम आदमी पार्टी है और 2-3 जगह और घूम रहे हैं, कांग्रेस में नहीं आएंगे, चौथा मोर्चा बनाने की तैयारी। कहा ना कांग्रेस के दरवाजे बंद, ना केवल वीरेंद्र सिंह, आप कह रहे हैं दरवाजे बंद। मैं बता, हाँ बिल्कुल, एक बात सुनिए आप, मैं ये दीप कमल जी आपको बताएंगे, मैं कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं हूँ, नया आके बैठा हूँ, 8 साल से प्रवक्ता हूँ और आपके टीवी चैनल पर डिबेट करता हूँ। मैं कांग्रेस का बचपन में पैदा ही कांग्रेस में हुआ था, ऐसा कार्य करता हूँ। सबके दरवाजे बंद है हिंदुस्तान में, कह रहा हूँ जो लोग छोड़ के गए। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं। अब मतलब आप कह रहे हैं कि कल को राव इंद्रजीत, धर्मवीर, रमेश कौशिक, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ये वापस आना चाहे तो आप नहीं लेंगे? मैं कहता हूँ उनको तो लेंगे ही लेंगे नहीं। जो लोग आएंगे उनको टिकट भी नहीं देंगे अगले 10 साल, उनकी परीक्षा लेंगे। अब वो कांग्रेस नहीं रही पहले वाली। अरे बाल मुकुंद जी, थोड़ा सा तो संभल के बोलिए। ना, जो हम बोलते हैं टक्के की चोटें बोलते हैं। जो लोग कांग्रेस ज्वाइन भी करेगा अगले 10 साल टिकट नहीं देंगे। और वीरेंद्र सिंह अगर कांग्रेस अंदर, ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपकी बात करता हूँ, अगर उनकी ज्वाइनिंग होगी तो जो आपको डिबेट में आगे दोबारा कहूँगा, कभी भी नहीं होगी आगे जिंदगी में उनकी ज्वाइनिंग। वीरेंद्र सिंह के लिए कांग्रेस के दरवाजे अगली पीढ़ी तक बंद है, अगली पीढ़ी। नहीं रुकिए भाई, कांग्रेस की जमानत बच जाएगी उचाना में। नहीं रुकिए भाई, विजेंद्र रेड्डी जी की बारी है, रुकिए। नहीं विजेंद्र रेड्डी जी बोलिए जल्दी से, समय थोड़ा कम है। और मेरे पास आती आप कह देते हो। अरे बोलिए सर, बोलिए, कहाँ नाराज हो रहे हैं, बोलिए। नहीं, नाराज तो मैं होता ही नहीं, मैं तो विदु राहुल से भी नाराज नहीं होता, ये मेरे से हो जाते हैं। अभी इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि 19 का इलेक्शन जेजेपी ने इनेलो के खिलाफ लड़ा था और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था। देखिए वो उस समय की वीडियो निकाल करके दिखाइए जरा विदु राहुल जी को, जब जेजेपी वाले कहा करते थे कि जमुना पार भेजने का काम करेंगे, इसे हरियाणा चौटाला साहब को सीएम बनाएंगे, इलेक्शन अबे चौटाला को सीएम बनाएंगे, ऐसा कहते थे क्या? इलेक्शन के खिलाफ लड़ा विजेंद्र जी, बीजेपी को तो जमुना पार भेजेंगे, लेकिन अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाएंगे ऐसा कहते थे क्या? ऐसा कहकर वोट लिया था क्या? अभय सिंह चौटाला को ये नहीं समझ पाए थे आप ये नहीं समझ पाए थे, आपने समझा दिया इनको अच्छे से कि वो वोट जो है, वोट हमारे पास अब वो सारा का सारा वापिस आएगा। बेशक 2019 में उचाना जी जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारा ही वोट था, इनेलो का वोटर था। अब वो वापस आकर के दोबारा से फिर इनेलो को जिताने का वहां से काम करेगा। और जिस प्रकार से, मैं तो एक और बात पूछना चाहता हूँ, दोनों हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता बैठे हैं, आज वहां से लड़ेगा कौन? अब तक तो इस बात का भी फैसला नहीं हो रहा, गठबंधन में लड़ेंगे ये भी फैसला नहीं कर रखा है इन्होंने अब तक। और अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो जेपी लड़ेगी कि जेजेपी लड़ेगी? ये तो फिर इंडिया अलायंस पे भी लागू होता है रेड्डू साहब जी, ये तो इंडिया अलायंस पे भी लागू होता है कि आपके यहाँ से कौन लड़ेगा। वो बाल मुकुंद जी भी तैयारी करें, आप भी तैयारी करें। बिल्कुल सही बात है। अगर इंडिया अलायंस परिपक्व होता है, इंडिया अलायंस यदि बनता है, तो फिर ऊपर से इनका जो है ना डिसीजन होकर के आएगा और सभी उस डिसीजन को ओबे करेंगे। इनकी तरह से एक ही घर में रहकर के अलग अलग जो बयानबाजी की जा रही है, अलग अलग जो तकरार की जा रही है, वो हम नहीं करेंगे।
जो भी फैसला होगा हाईकमान का, उस फैसले के अनुसार हम इलेक्शन लड़ने का, चुनाव करेंगे और जीत हासिल करने का काम करेंगे। और समय इतना ही है, लेकिन देखते हैं कि ये कितनी दिलचस्प जो बातें हैं वो कहां तक जाती हैं। चर्चा भी उतनी दिलचस्प है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।